सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में काव्य खंड से अध्याय 1 आत्मपरिचय कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उन्हें राजभाषा के लिए भी नियुक्त किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से भी बच्चों अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनका निधन 2023 में मुंबई में हुआ। बच्चों, उनकी मुख्य रचनाएं हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है उनका काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह मैंने आपको बताया था कि कविताएं, बहुत सारी कविताएं जब एक ही पुस्तक में लिखी होती हैं तो वह कहलाया जाता है काव्य संग्रह, यानी कि काव्यों का संग्रह किया गया है। तो उसमें उनका काव्य संग्रह है मधुशाला जो 1935 में, मधुबाला जो 1938 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन, यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब बच्चों की क्या है, काव्य संग्रह है। इनकी आत्मकथा है क्या भूले क्या याद करूं, उम्मीद का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार, सोपान तक। इनका जो अनुवाद है, जो उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए हैं, हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ। उनकी जो प्रमुख डायरी है, डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी। तो बच्चों, ये था हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी है, जैसे कि अभी हमने देखा है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब तक भी हम उन्हें हमेशा पढ़ते आए हैं और पढ़ेंगे। अब बच्चों, हम आते हैं कविता पर। कविता है आपकी आत्मपरिचय, और कविता का जो प्रतिपाद्य है वो क्या है, किस उद्देश्य से कविता लिखी गई है। आत्मपरिचय यानी कि अपना परिचय देना। कविता का प्रतिपाद्य संसार से प्रेम करना है। कवि ने सिखाया है कि आप संसार से प्रेम करें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके हित की चिंता करना, संसार के हित की भलाई के लिए सोचना, स्वयं कष्टों में रहकर भी संसार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना, किसी भी निंदा स्थिति से अप्रभावित रहकर सभी के साथ समान रूप से प्रेम का व्यवहार करना तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। यहाँ जो उनकी कविता है बच्चों, आत्मपरिचय कविता, वो उनका जो गीत संग्रह है, जो काव्य संग्रह अभी हमने पीछे पढ़ा था, काव्य संग्रह निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। आत्मपरिचय कविता है वो निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है ना। अपने को जानना, दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता हम समझते हैं बच्चों की खट्टा और मीठा होता है ना। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य फिर भी नहीं रह सकता। जैसे मैंने बताया कि अरस्तु जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध दार्शनिक है, उनका कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता। इसी को उन्होंने साबित किया है अपनी कविता आत्मपरिचय में। आत्मपरिचय यानी कि आप अपना परिचय दे रहे हैं, और अपने आप का परिचय देने से पहले आपको अपने आप को जानना होता है। और कवि के अनुसार कहना है कि अपने आप को जानना बहुत मुश्किल है। किससे मुश्किल है? दुनिया को आप जान सकते हैं, दुनिया को आप समझ सकते हैं, लेकिन अपने आप
को आप नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता होती है, अपना पहचान होती है। अपनी पहचान का जो स्रोत होता है, उत्स होता है, उसका एक परिवेश होता है, ये दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने ऋणात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का भी करते हैं कि कहीं ना कहीं मैं समाज के साथ भी रहता हूँ और कहीं ना कहीं समाज के साथ मेरा कहीं ना कहीं द्वंद्व भी चलता रहता है, क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते हमें समाज के साथ ही रहना है। लेकिन समाज के लोगों की जो विचारधाराएं हैं, समाज के लोग जैसे रहते हैं, उन विचारधाराओं से कहीं ना कहीं उनको परेशानी और दिक्कत भी होती है। समाज के लोगों, बहुत से लोगों के साथ उनके विचारों के टकराव भी होते हैं, जो कि उन्होंने इन आगे की पंक्तियों में, जो कविताओं में हम पढ़ेंगे, इसमें हमें जानने को मिलेगा। निमिषा निमंत्रण जो एक इनका जो काव्य संग्रह है, जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग जो है अपने धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है कि जान सके कि आप स्वयं क्या हैं। यहाँ पर उन्होंने स्वयं के लिए ही लिखा है कि मैं स्वयं क्या हूँ। बहुत ही सरल बिंबों का उन्होंने प्रयोग किया है। साथ में उनका कहना है कि किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास पकों की गति में चंचल भर देता है। इस कविता को भी हम आगे पढ़ेंगे और इस तरह से कुल मिलाकर के बच्चों हम कहेंगे कि कवि ने समाज में रहना, है ना, संसार के साथ प्रेम करना, समाज में रहना, उसके हित की चिंता करना, है ना, भले ही आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रति आपके जो कर्तव्य है उसको भी आपको पूरा करना है। निंदा भी होती है, गुणगान भी गाए जाते हैं, अप्रभावित रहकर सभी के साथ समान रूप से आपको प्रेम का व्यवहार करना है। अपने लक्ष्य के प्रति आपको सदैव समर्पित रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इसी उद्देश्य के साथ आपकी कविता लिखी गई है बच्चों, आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। अब हम कविता का वाचन करेंगे और कविता पढ़ेंगे। कविता में शब्दों के अर्थ जानेंगे और भावार्थ जानेंगे। पहले जो पंक्ति शुरू होती है बच्चों, देखिए, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंझट जिनको छूकर, मैं सांसों के होता लिए फिरता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप शब्दों का अर्थ जानिए। झंझट का अर्थ होता है बजाना। तारों को छेड़कर जब स्वर निकलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, झनकार पैदा करते हैं। ठीक है। फिर है मैं, यानी कि अपने आप के लिए कवि ने कहा है। यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ आता है, कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं। जग जीवन, जग जीवन यानी कि सांसारिक जीवन। ठीक है। भार यानी कि बोझा। ठीक है। झंझट यानी कि अभी हमने देखा बजाना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। फिर कवि, माफ कीजिएगा, कवि बच्चों प्रस्तुत काव्यांश में कहना चाह रहे हैं। अगर हम प्रसंग देखें तो इंगित काव्यांश में बच्चन जी ने स्वयं का परिचय देने का प्रयास किया है। ठीक है। और साथ ही समाज के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभवों का भी वर्णन किया है। तो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, है ना। सुप्रसिद्ध हमारे छायावाद गीतकार बच्चन जी हैं, उनके अनुसार उनका कहना है कि मेरे कंधों पर जग जीवन का भार है, यानी कि पूरे संसार के, जो संसार में जीवन जीने के लिए जो भार होता है, उन भार को लेकर के मैं अपना जीवन जो है जी रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे कंधों पर जीवन जीने का जो भार है, उसके साथ साथ मैं अपने जीवन में प्रेम की भावना लिए हुए आगे बढ़ता हूँ। अर्थात मैं अपनी वाणी से कभी भी किसी को पीड़ा व्यक्त नहीं करता हूँ और दुनिया से प्रेम से व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ। कर दिया किसी ने झंझट जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखो बच्चों, फिर वो कह रहे हैं कि कोई उनके जीवन में आया है, हो सकता है उनकी पत्नी रही हो, हो सकता है उनकी प्रेमिका रही हो, उनकी प्रेयसी रही हो, है ना। तो ऐसा ही उनके जीवन में कोई व्यक्ति आया है जिसने उनके हृदय को छू दिया है, और हृदय के तार को, जो सांसें हैं, ये सांसों के जो तार हैं, उन्हीं को लेकर के, दो तार यहाँ पर यादें हैं। दो तार यहाँ पर क्या है, यादें हैं उनकी। किसकी? उनके प्रिय की। ठीक है। किसकी यादें हैं बच्चों? उनके प्रिय की यादें। कह रहे हैं कि कोई मेरे जीवन में आया जिसने मेरे दिल के तारों को छू दिया। जब कोई मेरे हृदय को प्रेरित करता है या कोई उनको ऐसा मिला जिससे कि उनको कोई जीवन जीने की प्रेरणा मिली, तो मेरा हृदय जो है
गाना और बजाने लगा। और आज वो मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ही यादों को लेकर के मैं अपना जीवन आगे जी रहा हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए व्याख्या देखिए। सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार बच्चन जी अपने जीवन का बोध गाते हुए लिखते हैं कि मेरे जीवन में अनंत उत्तरदायित्व है, जग का भार है, कहना है। मैं उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वो जो जीवन जीने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं मेरे, उनको मैंने हमेशा पूरा किया है और उनको निभाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। अनेक संघर्षों एवं कठिनाइयों के बाद भी मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है। ये भाग क्या बताया गया है, संघर्ष का ही रूप ले रहा है यहाँ पर, है ना। कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, कठिनाइयों के बावजूद मेरा जीवन जो है नेह रस से परिपूर्ण है। मेरे जीवन में प्यार और प्रेम है, सबके लिए आदर और सत्कार है। मुझसे प्रेम करने वाले ये किसी अपने ने एक बार मन की मीना की भावनाओं रूपी तारों को क्या कर दिया बच्चों, छू लिया, उसको जंत्रित कर दिया। उससे मेरा हृदय प्रेम से क्या हो गया, भर गया, लेकिन और मैं उसी स्नेह से प्रिय किया तो प्रेम है, उसी की तरंगों के साथ, स्मृतियों के साथ जीता रहता हूँ और आगे जीवन में बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इनमें हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। क्या लिखना होता है, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य क्या कहता है, काव्य सौंदर्य कहता है कि भाषा जो है हमारी क्या है, तत्सम है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, पूरी कविता में ही तत्सम और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है ना। और अगर हम अलंकारों की बात करें तो जग और जीवन, जग जीवन में जो है ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, साथ में रूपक अलंकार की भी सुंदर योजना है, रूपक अलंकार भी है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक जो ये शैली लिखी गई है वो आत्मकथात्मक शैली है। शैली में जो है ये लिखा गया है, क्योंकि वो कवि जो है बच्चों अपने बारे में ही कह रहे हैं, अपना ही परिचय दे रहे हैं, है ना। आत्मकथात्मक शैली भी है और साथ में गीत काव्य तो है ही, जैसे हमने पढ़ा गीत काव्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हो गया हमारा भाव सौंदर्य। क्या हो गया, भाव सौंदर्य, जिसमें कि हमने प्रस्तुत कवि के भावों को अर्थ दिया, भावार्थ दिया। ये हो गया आपका यहाँ पर काव्य सौंदर्य, जिसमें कि हमने काव्य की सुंदरता, जिससे कि काव्य इतना सुंदर बना है, उसकी सुंदरता के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। भाषा जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है वो बड़ी माधुर्य है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। आगे कवि कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। ये करता है बच्चे, ठीक है, करता। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कहीं न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग बच्चों कवि ने किया है। देखिए, मैं स्नेह सुरा, मैं यहाँ पर हमेशा किसके लिए बोला जा रहा है, मैं आपको बार बता रही हूँ, कवि स्वयं के लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। इसी को हमने कहा कि आत्मकथात्मक शैली है। मैं स्नेह सुरा, स्नेह मतलब होता है प्रेम, सुरा यानी कि शराब, तो स्नेह सुरा यानी कि प्रेम रूपी शराब का पान यानी कि सोपान करना, ग्रहण करना, पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मुझे इस जग का, इस संसार का कभी भी ध्यान नहीं आता है। जब पूछ रहा उनको जो जगी गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। कभी बच्चों को गान मतलब होता है ध्यान करना, ध्यान करना यानी कि परवाह करना, गाते यानी कि प्रशंसा करते। माफ कीजिएगा बच्चों, बांधव भी थोड़ा खराश हो गई है तो इसे रुकावट पड़ रही है। अब देखिए, कवि कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश में कि यहाँ पर
समाज के प्रति उनका जो एक सोच है वो बताई जा रही है। कवि स्वयं की जो सोच बता रही है कि संसार में रहते हुए किस तरह अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन करते हैं और समाज से उनको फिर भी कोई लेना देना नहीं, समाज के साथ भी चलते हैं और उनसे कोई लेना देना भी नहीं रखते हैं। कैसे? देखिए, पहले पंक्ति की मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कवि स्नेह रूपी शराब पीते हैं, अर्थात प्रेम ही उनके जीवन में है और प्रेम ही बांटते रहते हैं। सभी से बड़े प्रेम से, संसार से भले ही उन्होंने कितने भी कष्ट दिए हों, लेकिन वो अपने रास्ते पर हमेशा लोगों को प्रेम से बात करते हैं और प्रेम ही रास्ते भर में क्या करते हैं, बांटते हैं। उनके जीवन में जो भी लोग मिलते हैं वो उनसे बड़े मान सम्मान प्यार और प्रेम से बातें करते हैं और हमेशा अपने आप में प्यार और प्रेम बांटते हैं और दूसरों को भी प्यार और प्रेम बांटते हैं। उनके भी संसार की, उन्हें कभी भी संसार की क्या नहीं होती है बच्चों, कोई भी फिक्र नहीं होती है। मैं कभी न जगता ध्यान क्या करता हूँ। कवि का कहना है कि इस संसार के रीति रिवाज भी, इनसे भी मुझे कोई ज्यादा अड़चने या कोई रुकावट पैदा नहीं होती। संसार मेरे लिए क्या कहता है कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ, इससे भी मुझे कोई परवाह नहीं है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति ही है। देखो यहाँ जब पूछ रहा उनको जो जबकि कराते, संसार की प्रवृत्ति यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार के तो लोग ही ऐसे हैं, है कि नहीं है, कि क्या करते हैं कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, है कि नहीं है। जो जीवन के जो संसार में हम रह रहे हैं, अगर आप उन लोगों के अनुसार ही जिएंगे, उनके अनुसार ही हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपका वो बड़ा गुणगान करेंगे तथा उनका गुणगान करते रहते हैं। जो आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपके लिए वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने मन का गान जो बखान करता हूँ वो अपने मन का करता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा ही कहूँगा और अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं कहूँगा। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलते हैं, अर्थात वह वही करते हैं जो उसका मन कहता है। इसीलिए कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपने मन के अनुरूप ही अपना आचरण करता हूँ, किसी दूसरे के अनुसार नहीं कि दूसरे को कैसा आचरण चाहिए, दूसरे को कैसा व्यवहार चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं अपना आचरण करूँगा। इतना सब होते हुए मैं जो है संसार से अलग नहीं रह सकता। यह तो कहाँ है, इतने विचार नहीं मिल रहे हैं। कवि यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं बच्चों कि संसार के लोगों की तो प्रवृत्ति स्वभाव ही है। प्रवृत्ति क्या हो गया, स्वभाव, है कि नहीं है। संसार के लोगों का स्वभाव ही यह है कि वे उन्हीं के गुणगान करते हैं, उन्हीं के गुणों का बखान करते हैं जिनकी वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। और मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ, अपने मन का गान क्या करता हूँ, अपने मन की इच्छा अनुसार चलता हूँ, मैं अपने अनुरूप ही अपना आचरण करता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही अच्छा एक संदेश उन्होंने देना चाहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर हम कहेंगे काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य में वही पंक्तियां दोहराई जाएंगी। स्नेह सुरा, यानी कि स्नेह को सुरा कह दिया गया है, तो स्नेह सुरा जो है रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ साथ आप लोग भी अपनी पुस्तक में नोट कर सकते हैं कि रूपक अलंकार का कवि ने जो है प्रयोग किया है। शब्द तो जो भाषा शैली है वो खड़ी बोली ही है, और कह सकते हैं कि पकड़पन हमें एक प्रकट हो रहा है। पकड़पन कैसे, जो मेरे मन को अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, समाज चाहे मेरे लिए कुछ भी कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं करता है ना। मैं कभी नहीं करता ध्यान, मुझे इस संसार के लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि संसार के लोग आचरण अपने उस अनुसार नहीं करते हैं, किसी दूसरे के अनुसार अपने आचरण को बनाते हैं। ठीक, चलिए अगले पंक्ति के आगे और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब देखिए बड़े शब्दों का अर्थ देखिए, तो निज मतलब होता है अपना, स्वयं का। उद्गार यानी कि दिल के मन के भाव, उपहार यानी कि भेंट, है ना। उपहार यानी कि भेंट, है यह अपूर्ण जो पूरा ना हो, अपूर्ण यानी कि जो पूरा ना हो, संसार यानी कि दुनिया, मुझको भाता, भाता यानी कि पसंद आना, मैं स्वप्नों का संसार लिए करता हूँ। स्वप्नों का संसार क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर देखिए कल्पनाओं की दुनिया में ही मैं रहता हूँ और मुझका अपना प्रस्तुत पद्यांश में हम कह सकते हैं जो पंक्तियाँ हैं
उसमें कवि ने बच्चों अपने विचार प्रकट किए हैं संसार के संबंध में। कह रहे हैं कि वह संसार में रहते हुए भी उससे अलग कैसे है। इसलिए है कह रहे हैं कि मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मैं एक कवि होने के नाते कवि के हृदय में जो होने वाले जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको ही लेकर के जीवन में आगे जीता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए कभी अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं है, क्योंकि जो मेरे दिल में है वही मेरे मुंह में भी है। मैं निज के उपहार लिए देता हूँ, और जो मेरे वो भाव हैं, जो कवि के मन के भाव या विचार हम कह सकते हैं, जो भाव और विचार हैं वो उनके लिए किसके समान है? उपहार के समान है। किसके समान है बच्चों? उपहार के समान है। उपहार कोई ना कोई हमें भेंट स्वरूप देता ही देता है, और वो भेंट उपहार उन्हें जो भाव और जो उनके विचार है वो उनको कहाँ से मिलेंगे? उनको अपनी प्रेयसी से मिलेंगे, जहाँ से उनको प्रेम मिला है, प्रेम के भाव उनके मन में जाने हैं। तो वो जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो समाज को हमेशा प्यार बांटना है और समाज के साथ अच्छा व्यवहार करना है, चाहे आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, उन सबको साथ में लेते हुए चल रहे। कह रहे हैं कि जो मेरे भाव हैं, जो मेरे विचार हैं कवि के, वो किसके समान है? उपहार के समान है। और इन्हीं भावों और विचारों से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। है या अपूर्ण संसार मुझको भाता। देखो बच्चों, उन्होंने यहाँ पर संसार को बिल्कुल कैसे बता दिया है? बिल्कुल अपूर्ण बता दिया है। क्यों क्यों बताया है? क्योंकि ये संसार जो है कैसा है? दूसरों के अनुसार अपने जो है व्यवहार करता है। उन्होंने कहा है उसे खुशी के जो उपहार मिलते हैं उसे वह साथ में लिए फिरता है। उसे यह संसार अपूर्ण यानी कि अधूरा लगता है, आधा लगता है। इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर लोग अपने विचारों को अपने संसार के सामने नहीं रखते हैं, किसी दूसरे के आचरण से अपना आचरण बनाते हैं, दूसरे की हमें हाँ मिलाते हैं, और हम कह सकते हैं कि अपने विचार किसी के भी नहीं होते हैं। तो समाज का तो यही प्रवृत्ति है कि जहाँ से आपको लाभ मिल रहा है वहाँ आप हाँ में हाँ मिलाते ही जाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार कभी का नहीं है। इसीलिए ये संसार को कैसा लगता है? अधूरा लगता है। मैं स्वप्नों का संसार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपनी ही कल्पनाओं के साथ के लिए संसार में लिए हुए फिरता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कवि है, और कवि की तो कल्पनाएं हैं, उनका जीवन है। कल्पनाएं करेंगे तो शब्द मिलेंगे, शब्द मिलेंगे तो काव्य रचना होगी, काव्य रचना होगी तो लोग उनको पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, लोग भी पढ़ेंगे। उसे प्रेम से भरा संसार ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो कवि ने साफ यहाँ पर बताया है कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, सामान्य व्यवहार के विपरीत हर समय अपने मन में जो उठने वाली जो प्रेम की भावनाओं से ही कवि चलते हैं। और अपने लिए कहते हैं कि मैं अपनी वाणी से लोगों के लिए कल्याण के गीत गाता हूँ। वही मेरे लिए क्या है? उपहार के समान है। संसार की मैं लोग मंगल की मैं कामना करता हूँ। कल्पना ही मेरे कल्पनाओं के ही जीवन में मैं रहता हूँ, और मेरा प्रयास संसार को और भी बेहतर बनाने का है ना। हम कहते हैं कि कवि इस प्रकार हम बोल सकते हैं बच्चों कि कवि का हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक क्या है? संदेश है कि जीवन में आपके जो विचार हैं वो आपके उपहार के समान होते हैं, और ये जीवन जो है, संसार जो है वो अपूर्ण ना हो, और आप भी उस अपूर्ण का हिस्सा न बने। आपकी अपनी कल्पनाएं होनी चाहिए, अपने सोच होनी चाहिए, अपने अप्रत्याशित विषय होने चाहिए, जिनको लेकर के आप समाज में आगे बढ़े। इसका अगर हम देखेंगे बच्चों की काव्य संदर्भ देखते हैं तो तत्सम खड़ी बोली ही का ही प्रयोग किया गया है। गीत काव्य है और छंद मुक्त रचना है, हम कह सकते हैं। छंद मुक्त रचना है तो छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। गीत काव्य है, हम पहले भी कह सकते हैं कि गीत काव्य का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला पैराग्राफ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शब्दों का अर्थ पहले जान लें। जला का अर्थ होता है बच्चों दहा, है ना। अग्नि दहा करता हूँ, जलना। भव सागर यानी कि संसार रूपी सागर, मौज यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लहरें। भव यहाँ पर हम संसार को भी कह सकते हैं, और संसारों के जो दुख हैं,
है ना, संसार जीने के लिए जो चाहिए होता है। और मग्न रहना यानी कि खुश रहना, और भव यानी कि यहाँ पर संसार। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं बच्चों, इसमें कवि ने बताया है कि मैं जीवन में आने वाले दुखों से विचलित नहीं होता हूँ और सुखों के आने पर रोमांचित भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख है तो दुखी हो जाओ, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तो इतना रोमांच आपके हृदय में पैदा हो जाए। तो मैं दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता हूँ। तो मनुष्य व्यक्ति को भी वो यही संदेश दे रही है कि जीवन में आपकी कैसी भी परिस्थितियां हैं तो आपको एक ही समान व्यवहार करना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उससे जलता हूँ। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की जलन यानी कि कहने का अर्थ है कि उनके जीवन में जो प्रेयसी आई थी उनके जीवन में रही नहीं, आकर के चली गई है, तो वो जो दुख है, वो जो दर्द है, उसमें मैं स्वयं अकेले ही जलता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे मेरे जीवन में सुख आए या फिर दुख आए, दोनों ही परिस्थितियों में मग्न यानी कि खुश रहने की कोशिश करता हूँ। चाहे जीवन में कैसा भी कष्ट आए, कैसा भी समय आए, बहुत अच्छा समय आए, तो मैं जीवन में आने वाले दुखों की जो पीड़ा है अपने हृदय में ही दबा के रखता हूँ। और साथ में वो कह रहे हैं कि मेरी स्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, दुख हो या सुख हो, मैं दोनों ही परिस्थितियों में क्या रखता हूँ, एक समान रहता हूँ। दुख में बहुत अधिक दुखी भी नहीं होता हूँ और सुख में बहुत अधिक सुखी भी नहीं होता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। फिर कभी आगे कह रहे हैं कि यह संसार आपदाओं का सागर है, मुश्किलों का, मुसीबतों का, जिम्मेदारियों का। लोग इसे पार करने के लिए क्या करते हैं, कर्म रूपी नाव बनाते हैं, काम करते हैं ताकि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व है, वो क्या हो सके, पूरा हो सके। परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर के बहते रहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। कहने का कुछ ये है इन दो पंक्तियों में, जहाँ दुनिया इस दुख संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए सहारे रूपी नाव को ढूंढता है, काम करते हैं। काम करने के लिए आप किसी का सहारा अवश्य चाहते हैं, कहीं कहीं आप काम अवश्य अपना कर्म को या काम को अवश्य कर रहे होते हैं। वहां मैं संसार की लहरों पर बेफिक्र से विचरण करता हूँ। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं सांसारिक सुख दुख की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश का बच्चों अगर हम काव्य सौंदर्य देखेंगे तो वही खड़ी बोली है। भवसागर में हम कह सकते हैं यहाँ पर भव सागर में रूपक अलंकार है और लय तुक और गेता भी हम विद्यमान है कविता में। छंदोबद्ध रचना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। छंदमुक्त रचना है और इसके अलावा बाकी सब वही जो हमने पिछले कुछ पंक्तियों में लिखा था। अब आगे देखते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय इसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी कि बच्चों की जवानी, उन्माद यानी कि होता है पागलपन। उन्माद का अर्थ क्या हो गया बच्चों, पागलपन। उन्माद यानी कि पागलपन, मस्ती, है ना। और अवसाद यानी कि उदासी, दुख, खेद या खेद, बाहर यानी कि बाहरी रूप से, अंदर यानी कि आंतरिक रूप से। अब देखिए भावार्थ क्या है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है ना। कहने का मतलब ये है कि उसके जीवन में युवावस्था की खुशी विद्यमान है, वह यौवन के नशे में क्या है, चूर है। तथापि उसके यौवन में विषाद भी विद्यमान है। बहुत सारी क्या है, दुख भी है, बहुत सारे उदासी भी है, जिसका कि उसको क्या है, बहुत खेद है ना। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी यहाँ सॉरी, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद तो है कि नहीं है, पागलपन तो है, जोश तो है, जवानी तो है ना, जुनून तो है, लेकिन कहीं न कहीं उन सब में कहीं न कहीं किसी बात का मुझे उदास खेद भी है और किसी बात से मैं उदास भी रहता हूँ। और लेकिन फिर भी मैं जीवन में निरंतर क्या करता रहता हूँ बच्चों, आगे बढ़ता रहता हूँ। वह उसकी मस्ती में ही क्या करता रहता है, घूमता रहता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ यादें ऐसी हैं जो उनको हमेशा रुलाती हैं, है ना। यह विषाद, जो खेद है, जो उदासी है, वो किसके कारण है, उसके प्रिय के कारण है। जो मैंने बताया है, उनका कोई प्रिय था,
या प्रेमिका थी, पत्नी थी, जो उनके साथ नहीं रही, और उनके जाने से उनके जीवन में जो कमी है, जो खेद है, जो दुख है, उनके जीवन में है, लेकिन उनकी ही यादों को लेकर के वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो यादें क्या करती हैं, कवि को मुझको बाहर तो क्या करती हैं बच्चों, हंसाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर वो मुझे रुलाती भी हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो कमी है, वो जो खेद है, प्रिय की याद के कारण जो रहता है, फिर भी मैं अपने होठों पर मधुर मुस्कान लिए हुए फिरता हूँ। भीतर ही भीतर से मैं क्या करता हूँ, बहुत रोता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। कमी जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन बाहर संसार के सामने मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें ही समझाता हूँ और सिखाता हूँ। लोगों को ये नहीं सिखाता हूँ कि आपके जीवन में कोई दुख आए तो आप हमेशा जीवन के लिए दुखी हो जाए। निरंतर आगे प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं हाय किसी की याद नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखो कवि कह रहे हैं कि परंतु उसका मन भर देता है, अर्थात याद आने पर कभी मन व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, जब उसकी याद उनको आती है। साफ साफ कवि का कहना है कि जहाँ जीवन की स्मृतियाँ मुझे प्रसन्नचित्त करती हैं, वहीं भीतर ही भीतर मुझे क्या करती हैं, रुलाती हैं, जब उनकी याद उन्हें आती है। ठीक है बच्चों, इस पूरे काव्य में हम कह सकते हैं कि जो भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य है, इसमें हम करुण रस देख सकते हैं। कहीं ना कहीं तो है कवि के जीवन में, तो रस लिखें तो करुण रस है। वही गीत काव्य है। गीत काव्य तो आप हर एक पंक्ति में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक गीत की तरह जो है लिखा गया है, छंद मुक्त है। हमने ऊपर की पंक्तियों में भी मैंने आपको बताया है, और भाषा जो है वो खड़ी तत्सम और खड़ी हुई है। तो बच्चों, ये हमने आत्मपरिचय कविता का पहला भाग पढ़ा। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।